राधे राधे दोस्तों। ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ सच्ची कहानी बाई एसके पर बने रहें। धन्यवाद। विक्की को ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कोई उसके सर के पीछे ही सिसक रहा हो। विक्की ने डरते हुए पीछे मुड़ के देखा और उसको कुछ नहीं दिखा। फिर उसने उठकर एक छोटे सोफे की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई। वह वही पहले वाली जच्चा औरत थी। उसने अपने सारे बाल खोलकर अपने चेहरे पर डाले हुए थे। दोनों टांगें पसार कर वो ज़मीन पर बैठी थी और माथे पर हाथ मार मार कर सिसक सिसक कर रो रही थी। फिर क्या हुआ, बेचारी भूतनी की कहानी पूरी पढ़कर जाने। नमस्कार दोस्तों, इस रोमांचक के सफ़र में आपका स्वागत है। हम अक्सर यह सुनते रहते हैं कि जुल्म, हालात और बुरे वक्त के आगे इंसान घुटने टेक देता है, लाचार हो जाता है और कोई चारा नहीं मिलने पर इंसान बेचारा हो जाता है। यह कहानी कहलाता है परंतु क्या हो जब एक चुड़ैल या भूतनी बेबस हो, लाचार हो और बेचारी भूतनी हो जाए। इस सच्ची घटना के बारे में जानकर हमें यह पता लगेगा कि इंसान ही नहीं बल्कि भूतनी भी बेचारी हो सकती है। बात 2018 की है और उत्तर प्रदेश के एक बड़े ज़िले गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा के एक स्थित घर की है। सुबोध कुछ समय से व्यापार करने के लिए योजना बना रहा था, लेकिन कोई योजना उसको जच नहीं रही थी। यही बात आए दिन वो सबसे करता रहता था कि कोई ऐसा व्यवसाय किया जाए जिसमें मुनाफा बड़ा और जल्दी हो। एक दिन उसका साला रतन एक योजना लेकर उससे मिलने आया। रतन को 2 वर्ष का अतिथि गृह चलाने का अनुभव था और उसको इस व्यवसाय की बारीकियां भी पता थी। तो उसने यह प्रस्ताव अपने जीजाजी यानी सुबोध को सुनाया और सुनकर ही सुबोध को यह प्रस्ताव काफ़ी पसंद आया और इतना पसंद आया कि उसने अपने साले के साथ मिलकर अगले ही महीने से घर 3 किलोमीटर दूर एक खाली पड़ी कोठी के मालिक से बात करने के उस कोठी को अपना अतिथि गृह बना लिया। सुबोध और उसके साले रतन ने मिलकर एक साफ सफाई की बाजार से अपने इस होटल के लिए काफ़ी चीज़ें खरीदी और विक्की नाम का एक 20 साल का लड़का रख लिया। इससे लड़के का काम सफाई करना, मेहमानों को बाजार से सामान लाकर देना और ऐसे ही कई काम करना था। बस ये समझ लीजिए ज़रूरत ही उसका किरदार निश्चित करती थी। सुबोध और रतन को पहले ही महीने में अच्छा मुनाफा देखने को मिला, जिससे उनका हौसला काफ़ी बढ़ गया। विक्की को भी यह काम करने में मज़ा आने लगा और उसका भी मन यहाँ काफ़ी लगने लगा। होटल में नीचे 4 कमरे थे। एक बड़ा बरामदा था जिसमें उन्होंने गेस्ट की जानकारी लेने और खुद के बैठने के लिए कुछ सोफ़े, कुर्सियाँ और मेज़ डालकर एक रिसेप्शन बनाया हुआ था और ऊपर वाली मंजिल पर बस एक कमरा बना रखा था और बाकी छत खाली थी।
बराबर वाला प्लॉट काफ़ी बड़ा था, जो एकदम खाली पड़ा था। प्लॉट के बीच में एक गोला छोटी सी इमारत बनी हुई थी, जिसमें कई खिड़कियां थी, जो बाहर से देखने भर से काफ़ी डरावनी लगती थी। होटल में लोग आते रुकते और चले जाते, फिर नए लोग आते जाते। ऐसे ही होटल को अच्छे से चलाते हुए 2 महीने बीत चुके थे। फिर एक दिन अचानक दोपहर का समय था। सुबोध और रतन घर पर खाना खाने गए हुए थे और विक्की भी होटल के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर फ़ोन पर बात कर रहा था। कुछ देर विक्की फ़ोन पर बात करके जैसे ही अंदर आया तो वो चौंक गया, क्योंकि सोफे पर उसको एक औरत गंदे कपड़े पहने और मिट्टी में सनी हुई दिखी। विक्की ने ध्यान से देखा तो उस औरत के पेट में बच्चा भी था। विक्की को हैरानी इस बात की थी कि ये औरत उनके सामने से गुजरे बिना अंदर आई कैसे, क्योंकि विक्की तो होटल के दरवाजे पर ही खड़ा था। विक्की ने उस औरत से कहा कि कौन हो आप और आपको क्या चाहिए। इस पर उस औरत ने विक्की की तरफ देखा और कहा, मुझे हरिद्वार जाना है, मेरे साथ हरिद्वार चल। विक्की ने अब उसका चेहरा गौर से देखा। उसका चेहरा मिट्टी से तो सना था ही, साथ में उसकी आंखें ऐसी थी मानो कि उसकी आंखों में पुतली ही ना हो। पूरी तरह से सफ़ेद आंखें देखकर विक्की डर गया। उसने 1-2 बार उसको भगाने की कोशिश तो की, मगर उसके हरिद्वार चल की रट से वो समझ गया कि ये नहीं मानेगी। तो वह सुबोध को फ़ोन करने के लिए होटल से बाहर आया और बाहर आकर सब सुबोध को बता दिया। उधर से सुबोध ने कहा कि विक्की उसका ध्यान रख, हम सब 5 मिनट में आ रहे हैं। विक्की सुबोध को फ़ोन करके अंदर आया तो उसका गला सूख गया। वहाँ से वो महिला गायब थी। मगर ज़्यादा डरने की बात ये थी कि इस बार भी विक्की होटल के दरवाजे पर खड़ा होकर बात कर रहा था और होटल से बाहर जाने और आने का रास्ता एकलौता वही दरवाज़ा था, जिसके सामने खड़े होकर विक्की ने सुबोध से बात की थी। और उस दिन किसी कमरे में उस दिन कोई मेहमान भी नहीं था, इसलिए विक्की सदमे में आ गया और सुबोध के आने तक होटल के दरवाजे के सामने ही खड़ा रहा। सुबोध और रतन के आते ही विक्की ने दोनों को सारी बातें बता दी। वह दोनों भी हैरान थे, मगर उनको लगा विक्की कभी कभी सूखा नशा भी कर लेता है, तो कहीं ये उसके कारण ना हो। ऐसा मानकर उन दोनों ने इस बात को ज़्यादा तुल नहीं दी और विक्की से इस बात को भूलकर काम करने को कहा। मगर विक्की ने जब उनको उस सोफे का हाल दिखाया जहां वो महिला बैठी थी, तो उन दोनों के प्राण सूख गए। वो सोफ़ा गीली मिट्टी से सना हुआ था, जैसे कोई कीचड़ से निकलकर सीधे ऊपर बैठ गया हो और बस अभी उठकर ही गया।
तीनों डर और असमझ में से उस सोफे को देखे जा रहे थे। कुछ देर बाद सब सामान्य हो गया, मगर उस दिन से होटल में लोगों का आना काफ़ी कम हो गया और जो लोग आते भी वो कोई ना कोई शिकायत करके वहाँ से जल्दी चले जाते। एक शिकायत सभी की ज़रूर होती थी कि कमरे से बहुत गंदगी बदबू आती है, जैसे कोई मुर्दा शरीर काफ़ी समय से सड़ रहा हो। इसीलिए अब मेहमानों का होटल में आना लगभग 90% कम हो गया था। सुबोध और रतन अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहे थे। सुबह से शाम तक कई बार कमरों में तेज़ खुशबू वाला छिड़काव किया जाता। बाहर को खोलने वाली हर खिड़की बंद कर दी गई और भी कई बदलाव सुबोध और रतन ने किए, जिससे मेहमानों की बताई सभी शिकायतें दूर हो सके। मगर उनके होटल व्यवसाय में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। वो बहुत परेशान थे और इस घाटे का कारण जानना चाहते थे। होटल में मेहमान किसी भी समय रुकने के लिए आ जाते हैं, इसीलिए एक दो लोग हमेशा ही होटल में रहते हैं और भी मेहमान वहाँ रुके होते हैं, उसको भी सेवा देनी होती है। इसीलिए एक व्यक्ति का हमेशा ध्यान में होना ज़रूरी होता है। सुबोध और रतन को रात को 7-8 बजे ही घर चले जाते थे और विक्की ही होटल में रहकर सारा ध्यान रखता था। विक्की सुबोध और रतन के आने के बाद खाना बनाता, खाता, थोड़ी देर फ़ोन चलाता और वही रिसेप्शन पर रखे बड़े सोफे पर सो जाता। यही रोज़ का उसका नियम था। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।